सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू क्लास। सो लास्ट क्लासेस में हमने हमारे जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आते थे उनको कंप्लीट अच्छे से बिल्कुल समझ लिया था। इस वीडियो में हम करने वाले हैं, इस क्लास में हम करने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलो शुरू करते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले जो हेडिंग आ जाती है वो आ जाती है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो अकॉर्डिंग टू अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, वो कहता है कि एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मीन्स, और अगर इसको सिंपल वर्ड्स में लेके जाए, जो मैं एनसीईआरटी में आपको नोट मतलब अंडरलाइन करने को बोलूंगा वो आप अंडरलाइन कर लेना। पहले हम यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं, आप अपने नोट्स में भी लिख लेना। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास न्यूटन आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, कोई एक सरफेस है, उस सरफेस पर आप क्या लगाते हो, एक सेकेंड, हाँ, उस सरफेस पर आप क्या लगाते हो, उस सरफेस पर आप क्या लगाते हो, कोई फोर्स लगाते हो। इस सरफेस पर फॉर एग्जांपल आपने कोई क्या लगाई, एक F1 फोर्स लगाई। अब इस F1 फोर्स लगाने से क्या होगा, आपने ये क्या किया, ये आपका हो गया एक्शन, मीन्स आपने क्या किया, कुछ एक्शन किया। अब यहाँ पर जो ये सरफेस है आप पर उतनी ही क्या लगाएगी, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। मीन्स ये मान लेते हैं F2 और ये हमारी क्या होगी, एक रिएक्शन फोर्स होगी। मीन्स एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स जिस भी ऑब्जेक्ट पर आप क्या लगाओगे, कोई फोर्स लगाओगे, जितनी मैग्नीट्यूड की आप फोर्स लगाओगे उतनी ही फोर्स उस अपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट या वो सरफेस आप पर क्या करेगी, वो फोर्स लगाएगी। ये आपका जाता है सिंपल सा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये आपकी सारी चीजें आती हैं। अब देखो यहाँ पर क्या चीज होगी, जैसे F1 हो गया वो आपका किसके इक्वल हो गया, वो आपका F2 के इक्वल हो गया, और साथ साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या आ जाती है, एक दूसरे के अपोजिट आती है। अब यहाँ पर जैसे F1 क्या होगा, यहाँ पर मास ऑफ फर्स्ट बॉडी और एक्सीलेशन हो जाएगा बेसिकली, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सेकंड बॉडी और बेसिकली एक्सीलेशन हो जाएगा। या फिर एक्सीलेशन को भी हम अपना 1-2 में लिखेंगे क्योंकि एक्सीलेशन की वैल्यू भी आपकी अलग अलग हो सकती है। तो जो आपकी फोर्स की वैल्यू है, मीन्स जो एक्शन और रिएक्शन है वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, वो बेसिकली आपका जो मास है और जो आपका बॉडी का एक्सीलेशन हुआ है बॉडी में, उन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर एक ना मतलब कि एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मान लो ये हमारे पास एक ग्राउंड है और ग्राउंड पर मैं क्या लगाता हूँ, एक फोर्स लगाता हूँ F। तो जितनी तेज मैंने ग्राउंड पर फोर्स लगाया, फिर मैं किसी चीज को पंच करता हूँ, पंचिंग जो मेरा बैग है उसको फॉर एग्जांपल मैं कुछ पंच करता हूँ F4 से, तो F4 ही वो क्या लगाएगी, मेरे पे लगाएगी। या आपका आ जाता है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ आता है कि जितनी फोर्स आप पंचिंग बैग पे लगाओगे, जितनी फोर्स आप ग्राउंड पे पैर से मतलब दबा के नीचे मारोगे, उतनी फोर्स आपकी क्या लगेगी, वापस से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो एक सिंपल से दिमाग में यहाँ पर एक डाउट, एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मैं उतनी फोर्स लगा रहा हूँ तो उतनी फोर्स मेरे को फील होनी चाहिए। मीन्स मैंने तो बहुत जोर से पंच मारा था लेकिन मेरे हाथ को तो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो गेम आता है वो सारा किस चीज़ का आ जाता है, वो आपका मास का, बॉडी की मास का आ जाता है। जो पंचिंग बैग का जो मास है और आपकी जो फुल बॉडी है उसका जो मास है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। अब देखो अगर आपको दो क्वांटिटी, जैसे आपका M1 A1 है और आपका ये M2 है A2 है, मतलब कि जो फोर्स फर्स्ट है और जो फोर्स सेकंड है, एक्शन रिएक्शन आपस में इक्वल होंगे। बट यहाँ पर जो M1 और A1 है और M2 A2 है ये तो आपस में इक्वल नहीं होंगे, मतलब इंडिविजुअली तो इक्वल नहीं होंगे। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही तो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो M1 की वैल्यू है वो क्या होगी और M2 की वैल्यू है क्या होगी, उस चीज़ से डिपेंड करेगा कि आपको कितना जो फोर्स है वो फील होगा। फॉर एग्जाम्पल जो M1 था, मतलब जो बॉडी का मास था, मतलब हम मान लेते हैं M1 हमारा मास है वो ज़्यादा था, तो यहाँ पर जो A1 की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी क्योंकि M1 की वैल्यू ज़्यादा है। और इधर उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो M2 की वैल्यू है वो कम है, मतलब जो पंचिंग बैग का जो वेट था वो आपसे तो कम ही था, मतलब आपका जो वेट था वो 50, 60 या 70 इतने राउंड वेट था और उसका मतलब कि 5, 10, 15 kg इतना था। तो उसका मास कम होने की वजह से उसमें एक्सीलेशन क्या होगा, उसमें एक्सीलेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर ये जो मास है और ये एक्सीलेशन है, इनकी वैल्यू ही क्या करती है, वेरी करती है। इस वजह से फोर्स की वैल्यू तो इक्वल होती है बट वो फील क्या होता है, आपको इक्वली फील नहीं होता। तो अगर आप किसी पंचिंग बैग को या बॉल को भी और बहुत तेज से हिट करोगे तो उतनी वो फोर्स तो आप पर उतना ही लगाएगा, बट वो एक्सीलेशन और जो मास है उसके प्रोडक्ट सिर्फ आपस में इक्वल होने की वजह से वहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगी। इस बात को मैं और थोड़ा मतलब डिटेल में समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ एनसीईआरटी का जो आपका टॉपिक है वहाँ से। देखो यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी देख सकते हो। यहाँ पर जो आपकी चीज़ आती है वो आती है
इसको नीचे कर देते हैं। हाँ, ये आ जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, रुको मैं पेन लगा लेता हूँ। हाँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इवन थ्रू द एक्शन एंड द रिएक्शन फोर्सेज, मतलब कि जो आपकी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज हैं आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो दोनों क्या होती है, मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल होती है। ये बात हमने समझ ली। दीज फोर्सेज मे नॉट प्रोड्यूस एक्सीलेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, बट वो जो एक्सीलेशन होगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का वो प्रोड्यूस नहीं करेगी, मतलब बेसिकली जो फीलिंग फैक्टर होगा फोर्स का वो इक्वल नहीं होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ ईच फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड दैट मे हैव द डिफरेंट मासेस। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मेरी बॉडी है और एक पंचिंग बैग है, उन दोनों का जो मासेस का डिफरेंस है वो दोनों जो मास है वो डिफरेंट, दोनों मासेस जो है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से जो एक्सीलेशन होगा मेरी बॉडी में और पंचिंग बैग में वो भी क्या होगा, डिफरेंट प्रोड्यूस होगा। उस वजह से जो फोर्स की वैल्यू है वो अलग अलग फील होगी, वरना जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो तो इक्वल ही होगा। जैसे एग्जांपल आता है व्हेन अ गन इज फायर, मतलब गन आप क्या करते हो, फायर करते हो, इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, मींस उसमें से जो बुलेट निकलती है, गोली निकलती है, उस पर क्या लगती है, फॉरवर्ड क्या लगती है, फोर्स लगती है। द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन। और देखो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन है इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो उस पर जो आपकी जो गन थी, गन पर क्या लगा, फॉरवर्ड फोर्स लगी। यहाँ पर मैं आपको नोट्स के थ्रू समझाऊंगा और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। रुको जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसको अंदर करें और हाँ नोट्स मैं साथ में ही ओपन कर लेता हूँ दोनों चीज़ें। आपके एनसीईआरटी की बुक ये रहा, तो सॉल्यूशंस ये तो हम इसके वीडियो के बाद करेंगे। ये आ गया हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब चलो जी, अब करते हैं। देखो यहाँ पर हमारी ये चीज़ आती थी, इस पैराग्राफ को मैं आपको मतलब डिटेल में किस तरीके से वर्क कर रहा है वो समझाता हूँ। चलो देखो यहाँ पर जो सबसे पहले उसने कहा कि हमने क्या लगाया, कोई एक एक्शन फोर्स लगाई। अब एक्शन फोर्स लगाई, उस पर क्या लगेगी, एक रिएक्शन फोर्स लगेगी, F1 थी, और ये क्या लगेगी हमारे पास F2, एक रिएक्शन फोर्स लग गई। अब उसने बोला कि F1 और F2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अपना गन का। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गई, ये गन हो गई। गन में से जो बुलेट निकलेगी, बुलेट पर हमारा क्या लगेगा, कुछ फॉरवर्ड फोर्स लगेगा। अब जितना ये फॉरवर्ड फोर्स इस पर लगा है बुलेट पर, उतना ही फॉरवर्ड फोर्स क्या लगेगा, जो गन है उस पर लगेगा। बट आप देखो कि जो बुलेट है वो तो बहुत हाई स्पीड से, मतलब बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से आगे जाएगी, बट आपकी जो गन है उसकी वेलोसिटी, मतलब पीछे जो गन है वो रिकॉइल इतनी हाई स्पीड से नहीं करेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो आपकी ये बुलेट थी, फॉर एग्जांपल ये बुलेट थी, इसका मास m1 मान लेते हैं, और जो आपकी ये पूरी गन है इसका मास मान लेते हैं m2। यहाँ पर जो m2 का मास है वो काफ़ी ग्रेटर है m1 से। अब आपको देखो जो फोर्स किस पर लगी, बुलेट पर, ये हम मान लेते हैं FB, लिख लेता हूँ उसका नाम FB का मतलब कि जो बुलेट पर फोर्स लगी है, जो गोली पर फोर्स लगी है, इज इक्वल टू FG, मतलब कि जो गन पर फोर्स लगी है। एक्शन और रिएक्शन, ये मेरी एक्शन फोर्स हो गई और ये मेरी क्या होगी, रिएक्शन फोर्स होगी। दोनों आपस में तो इक्वल होंगी, बट दोनों इफेक्ट इक्वल प्रोड्यूस नहीं करेंगी। कैसे, यहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ बुलेट इंटू एक्सीलेशन इंटू बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू एक्सीलेशन इन गन, ये आ जाएगा जी। ठीक है, अब देखो मास ऑफ बुलेट जो है वो तो बहुत ज़्यादा कम है। अब ये वैल्यू कम है, अगर मास m की जो फर्स्ट वैल्यू है ये कम है, तो ऑटोमेटिकली जो ये AB की वैल्यू है ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और इसी चीज़ को आपस में इक्वेट करने के लिए यहाँ पर जो मास ऑफ गन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जो AG की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो ओवरऑल तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो इक्वली आना है। तो यहाँ पर जो AG की वैल्यू मीन्स एक्सीलेशन इन गन वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, इसलिए वो रिकॉइल क्या होगी, थोड़ी सी ही रिकॉइल होगी। तो यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट आता है जी। इसको थोड़ा सा और आगे रीड करें। जैसे यहाँ पर हमारे पास चीज़ आती थी, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको पेन, हाँ ये आता था हमारे पास, व्हेन अ गन इज फायर्ड हमने गन कर दी, दिस रिजल्ट इन द रिकॉइल ऑफ द गन सिंस द गन हैज़ द मच ग्रेटर मास देन द बुलेट। बुलेट से उसका ज़्यादा मास है, ये क्या मिस प्रिंटिंग हो रखी है क्या इसमें, हाँ आ गया, साफ आ गया। हाँ, तो जो आपका बुलेट का मास था वो कम था, और गन का मास ज़्यादा होने की वजह से उसमें क्या होगा, हमें रिकॉइल तो होगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन हो रही है, बट वहाँ पर हमें क्या होगा, इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। ये सिंपल आपका आ जाता है एक्शन एंड रिएक्शन, जो उसका एग्जाम्पल आता था सिंपल वो। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आ रखा है, एग्जाम्पल ये है, एज अ सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्या हो गई, एक बोट होगी, तो बोट में से अगर कोई पर्सन क्या करेगा, मतलब इसमें से बाहर निकल के जाएगा, मतलब कि बाहर निकल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो क्या लगाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने की वजह से, अब फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, अब आप अगर किसी तरफ रिएक्शन कर रहे हो तो उसका अपोजिट में होगा, क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो इस वजह से जो बोट है वो
पानी में क्या जाती है, पीछे की तरफ जाती है। ये आपने मतलब कि रियल लाइफ भी कभी बोट में अगर गए होंगे तो आपने ये फील भी किया होगा। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल आपका आ जाता है, अगर आप दोनों स्केटिंग बोर्ड पर अगर खड़े हो, मतलब कि एक ऐसे रोलिंग चीज़ पर खड़े हुए हो, तो अगर आप एक मतलब कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन पर कुछ मतलब कि चीज़ उसको पास ऑन करता है या उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, मतलब फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन इस पर कोई फोर्स लगाता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो सेकंड वाला पर्सन है ये क्या चला जाएगा, ये बैक वाली, मतलब इसने जो बॉय था, बॉय ने गर्ल पर क्या लगाई, एक तरह से फॉरवर्ड फोर्स लगाई, तो गर्ल्स ये जो गर्ल है वो ऑटोमेटिकली इस बॉय पर क्या लगाएंगे, एक बैकवर्ड फोर्स मीन्स एक रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, जिस वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपार्ट हो जाएंगे। ये सिंपल मेरा क्या आ जाता है, एक्शन एंड रिएक्शन मेरे पास क्या आ जाता है, लो आ जाता है। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको एक समरी दूँ लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, तो ये आ जाता है एक्शन जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है उसका मतलब होता है एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स अगर किसी चीज़ पर आप अगर कोई फोर्स लगाओगे तो उतनी ही फोर्स और एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आप पर क्या लगेगी, सिंपल आप पर लगेगी। ये आपका आ जाता है सिंपल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें करने वाले हैं, जो हमारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। आपके लिए होमवर्क यही आता है कि आपको जो पूरा चैप्टर है वो अब कंप्लीट हो गया, तो पूरा चैप्टर आपको एक बार पढ़ के आना है और साथ साथ जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आपको क्या करके आने हैं, बिल्कुल अच्छे से करके आने। जितने आपसे हो सकते हैं उतने आप करना, जो नहीं होंगे वो फिर मैं आपको वीडियो में सारी एक मतलब सबका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, सारे आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो ये सब कुछ हमारे इस वीडियो के लिए रहता है। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में।